हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूँ रोहिणी दुबे, आपके लिए लेकर आई हूँ विषय इतिहास की सीरीज क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की। हम अपने इस सीरीज में पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर पर हम हैं और ये जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे, नोट्स भी मैंने आपको बनवाए हैं, आप उनको लिखेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशंस में आपका कोई भी हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज हम बात करते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा दूसरा चैप्टर और उसका एक टॉपिक अशोक का धम्म आज हमारा टॉपिक है। इसमें हम मौर्य वंश पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में मौर्य वंश की जानकारी थी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक अशोक का धम्म है। अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार इस गद्दी पर बैठा, लेकिन वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला नहीं था। उसने कोई नया राज्य नहीं जीता, बल्कि उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसको जो दिया गया था जीत करके राज्य, उसी राज्य को उसने संभाल कर रखा और उसके बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक को महान सम्राटों की गिनती में, महान शासकों की में गिना जाता है हमारे भारत में। और एक और चीज़ है जिसके लिए उसको याद किया जाता है, वो है बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म का उपासक वो अपने आप को कहता है अपने अभिलेखों में। अशोक ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने अभिलेख लिखवाए हैं जिसमें वो अपने आप को बौद्ध धर्म का उपासक कहता है, अनुयायी नहीं कहता। तो हमें जो विवरण मिला है इतिहास में, वो हम ये कह सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, वो उस धर्म का उपासक था। दैट मीन्स कि उसे बौद्ध धर्म अच्छा लगता था। उसमें जो बातें कही हैं उन बातों को उसने अडॉप्ट किया और बहुत तो ज़्यादा उसने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण दिया। अपने बहुत सारे जो उसके राज्य के लोग थे, इवन उसके जो पुत्र पुत्री भी थे, अपने पुत्रों को भी और राज्य के लोगों को उसने विदेशों में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। यही एक कारण भी है कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म भारत में रहा, जैन और बौद्ध धर्म दोनों की एक साथ स्थापना हुई थी भारत में, लेकिन बौद्ध धर्म विदेशों में फैल गया और जैन धर्म भारत तक सीमित हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म को बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला और उनमें से सबसे बड़ा संरक्षण जो उसको मिला है वो अशोक के माध्यम से मिला है। अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म को फैलाया और उसने खुद भी बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातों को अपनाया। लेकिन इसके बाद भी अशोक ने अपना एक नया तरह का धर्म उसने बनाया, उसने एक नई कुछ विचार उसने तैयार किए। तो हम ये उसका जो धर्म था वो ऐसा नहीं था कि जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म, ऐसा कुछ नहीं था। उसका धर्म कुछ विचारों का संकलन था। वो कहता था कि हर कोई दूसरे धर्म का आदर करे, सम्मान करे। अपने धर्म का आदर तो करता है लेकिन दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें थी। और अशोक का धम्म, पहले तो आप देख लीजिए, धम्म यानी कि ये पाली भाषा का शब्द है, क्योंकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा यूज होती थी, इसलिए अशोक के धम्म को पाली भाषा, ये धम्म, वैसे इसका जो अर्थ है वो है धर्म। तो यहाँ अशोक ने जो धम्म अपना तैयार किया, उसका जो उद्देश्य बताता है वो क्या है? प्रजा का नैतिक उत्थान। ठीक है, यानी कि प्रजा का जो मोरल है वो अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में सद्भावना होनी चाहिए, एकता का भाव होना चाहिए। ये सारी चीजें उसने कही हैं अपने अभिलेखों में। उसने कुछ बातें लिखी हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो अशोक के धम्म से में कही गई हैं। और यहाँ मैं अशोक के धर्म का सार आपको बता देती हूँ। क्या है उसने लिखा, आपने उसके दूसरे शिलालेख में लिखा हुआ है, आप ही सनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, यानी कि अल्प पाप बहुत कल्याण, दया दाने यानी कि दया, दान, आप ही सनवे बहु कयाने दया दाने
सचे सोचे यानी कि सत्यता, शुचिता यानी कि शुद्धता, माधवे साधवे, माधवे यानी कि मृदुता, साधवे यानी कि साधुता, यही धर्म है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अशोक का धर्म क्या है। वो सिर्फ ये चाहता था कि लोग पाप ना करें, सबका कल्याण हो, सबके प्रति दया दिखाई जाए, सबको दान दिया जाए, सबके प्रति सत्यता का भाव, हर कोई एक दूसरे से सत्य बोले, शुद्धता हो, मृदुता हो, ये सारी चीजें और साधुता हो, ये सब कुछ मिला करके अशोक का धर्म बनाता है। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए यानी कि लोगों के नैतिक उत्थान के लिए एक अधिकारी का उसने अधिकारियों की, जिनको नाम दिया गया है धर्म महामात्र, इनकी नियुक्ति की थी। अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि अशोक ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी धर्म के प्रचार के लिए या जनता की देखरेख के लिए, तो आंसर है धर्म महामात्र, या इसको हम धम्म महामात्र भी कह सकते हैं। ये अधिकारी जनता के बीच में जाते थे और ये देखते थे कि लोग सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अशोक के धर्म में बस इतना ही है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमारा मौर्य वंश समाप्त होता है। एक और छोटी सी चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बता देती हूँ कि अशोक बहुत ही महान शासकों में उसकी गिनती हमारे इतिहास में होती है, लेकिन जब अशोक का अंत हुआ तो वो बहुत बुरी तरीके से हुआ। अशोक ने बहुत सारी चीजें, बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण प्रदान किया, विदेशों में उसका प्रचार किया, भारत में भी रहते हुए अशोक ने बहुत सारी चीजें दान दी बौद्ध धर्म को। तो जब उसके बच्चे बड़े हो गए और उसके परिवार के जो लोग थे उनको ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा राज्य ही ये बौद्ध धर्म को दे दें। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके लड़कों ने उसको जेल में बंद कर दिया और फिर उसके बाद कहते हैं कि अशोक को अपने जीवन के अंतिम दिनों में दिन भर में खाने के लिए मात्र आधा आंवला दिया जाता था। तो इस प्रकार से अशोक का जीवन का अंत हुआ, एक महान सम्राट का अंत हुआ। एक और चीज है, अशोक ने, यहाँ पर आप लिख लीजिए, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बारावर पहाड़ी पर, बारावर पहाड़ी ये बिहार में है, गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, मैंने देखा है पेपर, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि किताब में जो चीज़ें नहीं भी दी गई हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हो सकता है आसपास के क्वेश्चंस, इसलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स भी या ऐसे पॉइंट्स भी आपको बताती हूँ जो कि आपको बुक में नहीं दिए हैं। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए क्वेश्चन आया है, मैंने देखा हुआ है कि आजीवक संप्रदाय के लिए उसने कहाँ पर गुफाएं बनवाई थी, या बारावर पहाड़ी पर अशोक ने किस संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये हमारा मौर्य धर्म जो है वो समाप्त होता है। आगे हम लोग चलेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत एक नए टॉपिक की तरफ, और अब हम पहुंच जाते हैं दक्षिण भारत में। आप लोग अपने सामने अपनी बुक रखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बुक के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। जिस टॉपिक के बाद जो टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है वही मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अगला टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक में राजधर्म के नवीन सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत के अंतर्गत हमें दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 वंशों के बारे में, चेर, चोल और पांड्य। ये 3 वंश जो कि दक्षिण भारत के बहुत ही शक्तिशाली वंश थे,
इनके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है। दक्षिण भारत, ये भारत का नक्शा, तो यहाँ पर आपका केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब यहाँ क्या है कि ये तीनों वंश और ये तीन जगह हमारे लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें कि चेर वंश का शासन कहाँ पर था, चोल का शासन कहाँ पर था और पांड्य का शासन कहाँ पर था। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग इस तरीके से मैप करके भी लिख सकते हैं। तमिलनाडु में पांड्य वंश का शासन था, आंध्र प्रदेश में चोलों का शासन था और केरल में चेर वंश का शासन था। ये सारे के सारे वंश हैं, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, बहुत शक्तिशाली वंश। अगर सबसे ज्यादा हम बात करें कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो उसका आंसर है चोल। ये बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है। चेर अपने आप में एक अलग चैप्टर है, चोल एक अलग चैप्टर है और पांडे एक अलग ही चैप्टर है। लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं दिया गया है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो हमसे किताब में हमारी दिया गया है। तो पहले तो आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से उसमें कौन कौन से लोग यहाँ पर कौन कौन से वंश जो हैं वो हैं। तो ये आप देख लीजिए कौन कौन से वंश हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इन वंशों का शासन था। अब आपका इसी में एक सब टॉपिक दिया गया है, दक्षिण के राजा और सरदार। ये जो टॉपिक है वो इनसे ही रिलेटेड है। दक्षिण के राजा, यहाँ पर दक्षिण के राजा और सरदार, यही लोग राजा थे और इनमें से ही कुछ लोग जो मुख्य व्यक्ति होते थे उनको सरदार कहते थे। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है सरदार और सरदारी क्या थी, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। सरदार और सरदारी, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, एक तो ये है। और यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही 2 लाइंस लिखनी है। सरदार के बारे में अगर पूछा जाए तो हम लिखेंगे एक शक्तिशाली व्यक्ति। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसको पूरा सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत होता था और नहीं भी होता था। मतलब ये जरूरी नहीं था कि सरदार का जो पद है वो वंशानुगत ही हो। ठीक है, ये अब आप याद रखिएगा कि सरदार दक्षिण भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चेर, चोल और पांडे जो मैंने आपको अभी बताए, वहां तीनों जगह सरदार लोग होते थे। एक पद होता था सरदार का जो लोग बनाते थे और जिसके तहत वो लोगों की रक्षा करते थे। ये लोगों से उपहार लेते थे, उनको उपहार देते भी थे। ठीक है, मुख्य कार्य क्या थे सरदारों के? सरदारों के मुख्य कार्य क्या थे? पहला तो उनका कार्य था नेतृत्व करना। कोई भी युद्ध होता था तो वहां पर ये नेतृत्व करते थे। किसी भी तरह का युद्ध कहीं पर भी हो तो ये सेना में सबसे आगे खड़े होते थे। ठीक है, दूसरा था अनुष्ठान करना। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन सारे धार्मिक अनुष्ठानों का देख रेख जो है वो इनको ही करना रहता था। ठीक है, और इसमें तीसरा आपका रहेगा विवादों को सुलझाना। जो भी विवाद राज्य में किसी भी तरह के विवाद जब पैदा होते थे तो इन विवादों को सुलझाने का जो कार्य था वो इन्हीं लोगों का होता था। तो आपसे पूछा जा सकता है सरदारों के मुख्य कार्य 3 नंबर में, क्योंकि 3 ही मुख्य कार्य इनके थे। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है सरदार की डेफिनेशन या सरदार के विषय में बताइए, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर 4 नंबर में भी आता है, शायद ही आए, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं या फिर जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो हो गया सरदार सरदारी
कुछ भी आपसे पूछेंगे तो आपको यही लिखना है। ठीक, इसके बाद है कुछ पॉइंट्स मैं इससे रिलेटेड बता रही हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तमिलनाडु में कुछ काव्य सम्मेलनों का आयोजन होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिया है, इंडिया में तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा वंश निवास था, किस वंश का शासन था, पांड्य वंश का। ठीक है, पांड्य वंश का शासन था। अभी जो पांड्य थे इन्होंने बहुत सारे संगमों का आयोजन किया। अब संगम क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संगम यानी कि क्या होते थे, सम्मेलन। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, जो किताब में सिर्फ उस पर बात करते हैं। संगम यानी कि सम्मेलन। दक्षिण भारत में बहुत सारे संगमों का आयोजन किया गया एक टाइम पर, और उन आयोजनों को करने वाले जो आयोजक थे वो पांड्य सरदार होते थे। पांड्य वंश के लोग जो थे वो संगमों का आयोजन करते थे, जिसमें बहुत सारे कवि और जो अपनी नई नई रचनाएं लेकर आते थे, उन रचनाओं को पढ़ा जाता था, उन्हें सबकी स्वीकृति दी जाती थी, उनको प्रकाशित भी मतलब सबके सामने रखा जाता था। तो ये संगम सम्मेलन जो थे, संगम या सम्मेलन, इनका आयोजन पांड्य सरदार करते थे। अब ये जो संगम हुए, इन संगमों में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, और यही संगम ग्रंथ जो हैं वो दक्षिण भारत का साहित्य है। जब भी आप दक्षिण भारत का साहित्य पढ़ने जाएंगे तो आपको वहां पर संगम ग्रंथ ही मिलेंगे। तो बहुत सारे ग्रंथों की मतलब अनलिमिटेड ग्रंथ हैं संगम वंश के, जिन संगम सम्मेलनों के समय के जो संगम ग्रंथों के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, वो क्या है। संगम का अर्थ होता है सम्मेलन, और इनका आयोजन किया है पांड्य सरदारों ने। दूसरी चीज है, एक पॉइंट है, इसको पॉइंट में ही लिख लेते हैं, सरदारों का विवरण। सरदारों का विवरण संगम ग्रंथों में मिलता है। संगम ग्रंथों में मिलता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि सरदारों का विवरण कहाँ मिलता है। संगम ग्रंथ में सरदारों का विवरण मिलता है। अब संगम क्या थे, मैंने आपको बताया कि ये काव्य सम्मेलन होते थे, जिसमें नए नए कवि अपनी रचनाओं को यहाँ पर सबके सामने अनुमोदित होने के लिए रखते थे। ठीक, इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर, तमिल महाकाव्य, जो आपसे पूछा जाएगा। तमिल महाकाव्य कौन सा है। अब इन्हीं संगमों में उसकी भी रचना हुई है, तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ इतना ही जानना है कि तमिल महाकाव्य ये भी एक संगम ग्रंथ है, जिसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसका नाम है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम ये तमिल महाकाव्य है, जिसको शिल्पादिकारम कहा जाता है। और एक और चीज है विवरण। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में पांड्य सरदार सेनगुट्टुवन, पांड्य सरदार सेनगुट्टुवन का विवरण मिलता है। सेनगुट्टुवन की वन यात्रा का विवरण मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दक्षिण भारत से रिलेटेड मैंने आपको बताए, जो हमारे इसमें राजा किसानों नगर में एक छोटा सा पोर्शन दिया गया है दक्षिण भारत का, जिसमें बताया गया है कि 3 वंश चेर, चोल और पांड्य थे। तमिलनाडु में पांड्य, केरल में चेर और
आंध्र प्रदेश में चोलों का शासन था। संगम वंश के बारे में बताया गया, संगम ग्रंथों के बारे में बताया गया। सरदार वहाँ के मुख्य जो अधिकारी या राजा हम कह सकते हैं, जो राजा होते थे दक्षिण भारत में, उनको सरदार या सरदारी के नाम से जाना जाता था। उनके काम कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बताए, और संगम ग्रंथों के बारे में बताया। तमिल का महाकाव्य किसको कहते हैं, वो है शिल्पाधिकारम, है ना। शिल्पाधिकारम भी मिलता है, शिल्पाधिकारम भी इसका नाम मिलता है। ये शाह अगर ऐसे भी आपको मिले तो भी सही है, शिल्पाधिकारम। और इसमें उल्लेख किसका है, पांड्य सरदार सेन गुट्टुवन की वन यात्रा का विवरण शिल्पाधिकारम में मिलता है, जो कि तमिल ग्रंथों में महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। दैट्स इट। इसके अलावा और इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं कुषाण वंश की। बहुत सारे वंश आपको इसमें दिए गए हैं, हालांकि पूरे नहीं दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा वंश है। 600 ईस्वी से 600 बीसी से एडी तक में बहुत सारे वंशों ने भारत में शासन किया है, तो सबका विवरण नहीं है और पूरा विवरण भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। कुषाण वंश अब कुषाण वंश क्या था, अभी अभी त्रैमासिक परीक्षा में एक आपकी मैचिंग आई थी, उस मैचिंग में लिखा था प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, और आपको सामने दिए गए थे जिसमें से एक कुषाण वंश भी ऑप्शन था, और कुषाण वंश को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक के साथ मैच करना था। क्यों करना था, क्योंकि ये इसका टाइम पीरियड है प्रथम शताब्दी यानी कि 100 बीसी, ठीक है, प्रथम शताब्दी बीसी 100 बीसी से 100 एडी तक। अब ये 100 एडी भी क्या है, प्रथम शताब्दी, ये भी प्रथम शताब्दी। तो टाइम पीरियड क्या है कुषाण वंश का, प्रथम शताब्दी बीसी से प्रथम शताब्दी एडी तक। इतने समय तक इन्होंने भारत में राज्य किया, इसलिए ये इनका टाइम पीरियड है। आगे बढ़ते हैं, महान शासक। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, कनिष्क। आप लोगों ने शायद कभी नाम सुना हो, कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, और इनका जो शासन था वो मध्य एशिया से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक था, क्योंकि कुषाण जो है वो चीन के कबीलों से रिलेटेड है और वहीं से ये आए थे कुषाण वंश के शासक। इन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारत में इन्होंने काफी वर्षों तक शासन किया। पश्चिमोत्तर भारत तक मतलब जम्मू कश्मीर तक भी, पेशावर भी इसकी राजधानी रही, तो वहां तक इनका शासन जो था वो फैला हुआ था। तो कनिष्क का साम्राज्य हम लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मैचिंग में, कहीं फिल इन दी ब्लैंक्स में, कहीं एक नंबर में मिल जाएंगे। साम्राज्य इनका मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत, मध्य एशिया यानी कि चीन का हिस्सा, चीन का जो एरिया है वो पश्चिमोत्तर भारत तक इनका साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। बहुत सारी मूर्तियां हमें, जब इन्होंने भारत में शासन किया कुषाणों ने, तो कनिष्क इसका पहला शासक तो नहीं था, और इसके पहले 2 शासक और हुए, लेकिन कनिष्क बहुत ही महान शासकों में उसकी गिनती होती है। बौद्ध धर्म को इसने भी अपनाया और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इसने किया कनिष्क ने। ये जो शासक थे ये जाने जाते थे अपने आप को देव पुत्र के रूप में, ये कहते थे, तो इनको देव पुत्र के रूप में जाना जाता है। इनके जो हमें अभिलेख मिले हैं, इनके जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर इन्होंने कुछ उपाधियां उसमें लिखी हुई हैं, तो देव पुत्र और स्वर्ग पुत्र की उपाधि हमें इनकी मिलती है। ये सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, इनको सीधे सीधे आप लिख लीजिए। कुषाण शासकों ने देवपुत्र और
स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देवपुत्र और स्वर्गपुत्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी और ये अपने आप को दैवीय शासक मानते थे। क्या मानते थे? दैवीय शासक ये अपने आप को कहते थे। देवपुत्र और स्वर्गपुत्र की इन्होंने उपाधि धारण की थी। बहुत सारे मंदिरों से हमें इनकी बहुत सारी जो है देव स्थान पर इनकी मूर्तियां और इनकी बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। अपने आप को ये देवतुल्य मानते थे। अपने नाम के आगे देवपुत्र और स्वर्गपुत्र ये लगाते थे। बस इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा आपको कुषाण वंश में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और इसको हम लोग अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी हमारा ये चैप्टर आगे चलता रहेगा क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे वंश हैं। तो एक साथ पूरा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, मैं 1 घंटे का भी वीडियो बना सकती हूँ और उसमें आपको पूरा कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी क्योंकि सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो जाता है कहीं कहीं जाके, और इतना इजी भी नहीं है इन फैक्ट्स को तैयार करना। लेकिन अगर आप एक एक वीडियो से कुछ कुछ फैक्ट्स उठा के तैयार करते चलेंगे तो आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए भारतीय इतिहास। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।